हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मनदीप एजुकेशन अकेडमीज यूट्यूब चैनल। बच्चों, इस वीडियो में हम आपके क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर वर्क एनर्जी पावर पूरा का पूरा बहुत अच्छे से रिवाइज करने जा रहे हैं। सारी थ्योरी, सारी डेरिवेशंस और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। तो आपको बस इतना ही पढ़ना है जितना मैं इस वीडियो में बता रहा हूं। कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ और बहुत अच्छे से हम आपका पूरा चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं। प्लस अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए या जितने भी मैंने पीडीएफ इस चैनल पे इंपॉर्टेंट पीडीएफ शेयर किए हैं, जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स का हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हो, 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ, वो सारे अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल मनदीप एजुकेशन एकेडमी ज्वाइन कर लो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर गूगल प्ले स्टोर से मनदीप एजुकेशन एकेडमी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। ये सारा मटेरियल वहां पर अवेलेबल है, चैनल पर तो है ही। ठीक, तो शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहला टॉपिक है वर्क एनर्जी पावर चैप्टर है, तो सबसे पहला टॉपिक वर्क है। वर्क क्या होता है बच्चों? जब भी एक फोर्स एक बॉडी पे लगती है और उस फोर्स की वजह से बॉडी डिस्प्लेस होती है, तो हम बोलते हैं कि उस फोर्स ने वर्क किया है। राइट? वर्क है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट हमें फोर्स का वही कंपोनेंट लेना होगा वर्क निकालते हुए जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो। सो वर्क W इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट इनटू कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जांपल, यहां पर ये ग्राउंड पे एक बॉक्स रखा हुआ है और इस पे हमने ऐसे फोर्स लगाई टेढ़ी, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे। अब ऑब्वियसली ये तो ग्राउंड है, तो टेढ़ी फोर्स भी लगाएंगे तो ब्लॉक तो जाएगा आगे की तरफ ही, तो डिस्प्लेसमेंट हुई है इस डायरेक्शन में। तो अगर इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुई है तो हमें फोर्स का भी वही कंपोनेंट लेना होगा जो इस डायरेक्शन में है। तो अगर ये F है, ये सीधा खींच दो, वेक्टर को तो ऐसे खींच सकते हैं, तो ये पूरी F की डायरेक्शन है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, तो F का ये कंपोनेंट हो गया F cos थीटा, यानी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में जो फोर्स का कंपोनेंट हो गया वो F cos थीटा हो गया। तो वर्क होगा F cos थीटा इंटू S। आपको वही कंपोनेंट लेना है फोर्स का जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। ठीक, अच्छा, F जो है वो वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर है और बीच में आ रहा cos थीटा, यानी ये है डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट होता है तो वो स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। वर्क की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो जूल होती है और सीजीएस यूनिट अर्ग्स होती है। आपने डायमेंशंस वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, 1 जूल कितना होता है? 10⁻⁷ अर्ग्स। अच्छा, अब आप जानते हो कि cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। अगर cos थीटा एक्यूट है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब थीटा एक्यूट है फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ, फिर एक्यूट एंगल मतलब 0 से 90 डिग्री का, तो अगर थीटा एक्यूट है तो cos थीटा पॉजिटिव होगा, उस केस में वर्क आएगा पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखो कि ये बॉडी ऐसे गिर रही है, तो ये बॉडी आ रही है नीचे, यानी इसकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हुई नीचे, और इस पे फोर्स कौन सी लग रही है? इस पे लग रही है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो भी लग रही है नीचे। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में एंगल हो गया 0 डिग्री। cos 0 होता है 1 + 1, है ना, पॉजिटिव। तो इस केस में हम लोग बोलेंगे कि वर्क क्या हो रहा है? इस पे वर्क क्या हो रहा है? पॉजिटिव हो रहा है ना। जब आपने किसी इस बॉडी को धक्का दिया और ये जिस डायरेक्शन में आपने इसको धक्का दिया उसी डायरेक्शन में ये चल दी, तो आपने जो वर्क किया वो पॉजिटिव है, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल हो गया 0 डिग्री। राइट? दूसरा होता है नेगेटिव वर्क। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल हो 90 से ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बॉडी को ऊपर फेंका और जब वो ऊपर जा रही है, इस दौरान उसकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ है, तो उस वक्त ग्रेविटेशनल फोर्स उस पे जो वर्क कर रही है वो नेगेटिव होगा, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल हो गया 180 डिग्री और cos 180 डिग्री क्या होता है? -1, तो वर्क आएगा नेगेटिव। राइट? और जीरो वर्क तब होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल होगा 90 डिग्री, क्योंकि cos 90 होता है 0। राइट? फॉर एग्जाम्पल, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, अगर एक बॉडी सर्कल में घूम रही है, अगर एक बॉडी सर्कल में घूम रही है, तो उसकी जो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है वो होती है अलोंग द टेंजेंट, और उस पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है वो होती है अलोंग द रेडियस। तो टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री का, यानी यहां डिस्प्लेसमेंट और
फोर्स के बीच में एंगल है 90 डिग्री, तो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज 0। एक बंदा अपने सर पे ऐसे लोड उठा के ऐसे चल रहा है हॉरिजॉन्टल ऐसे, ठीक है, अपने सर पे कुछ कुली वगैरह होते हैं, ऐसे बैग उठा के और ऐसे चल रहा है, तो फोर्स उसने ऐसे लगाई है बैग को उठाने में, या ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे लग रही है और वो चल ऐसे रहा है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन दैट केस इज व्हाट, इट इज 0। तो बेटा जब भी आपको वर्क निकालने को बोला जाए, वर्क हमेशा किसी फोर्स का होता है। ऐसा हो सकता है कि एक ही सिचुएशन में एक ही बॉडी पे बहुत सारी फोर्सेस लग रही हों, लेकिन सबका वर्क अलग अलग आए। फॉर एग्जांपल, जैसे इसी ब्लॉक की अगर हम लोग बात करें, ये ग्राउंड है और इस ग्राउंड पे ये ब्लॉक है ना। अब जब ये ब्लॉक पे आपने फोर्स लगाई, ये सपोज रफ सरफेस है, तो जब इस ब्लॉक पे आपने फोर्स लगाई F, ठीक है, और क्या क्या फोर्सेस हैं, रफ सरफेस है तो अपोजिट डायरेक्शन में लगी फोर्स फ्रिक्शन की, है ना, फ्रिक्शनल फोर्स, नीचे की तरफ लगा वेट, ऊपर की तरफ लगा नॉर्मल रिएक्शन, और आपकी फोर्स की वजह से ये जो डिस्प्लेस हुआ है ये इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ है, ठीक। तो आप ये देखो, वर्क डन बाय दिस F विल बी पॉजिटिव क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इज नेगेटिव क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है। वर्क डन बाय वेट विल बी 0 क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, एंड वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन इज आल्सो 0 क्योंकि वो भी डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, है ना। तो हमेशा एक ही सिचुएशन में अलग अलग फोर्सेस का वर्क अलग अलग हो सकता है, होगा ही, ठीक। अच्छा, तो ये जो फॉर्मूला है वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इसमें हमने ये माना है कि पूरी डिस्प्लेसमेंट S के लिए अगर फोर्स F रही है, अगर बॉडी यहां से यहां गई यानी कि डिस्प्लेसमेंट हुआ है S, और थ्रू आउट जो धक्का मारा गया है वो कांस्टेंट फोर्स F से मारा गया है, तो वर्क तो होगा F इंटू S। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि इस पूरी डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स कांस्टेंट लगे। ऐसी सिचुएशंस भी तो हो सकती हैं जिसमें फोर्स कांस्टेंट ना लगे, वेरिएबल लगे। उस केस में आप वर्क डन इस फॉर्मूले से निकाल ही नहीं सकते क्योंकि पूरे S के लिए आपको F की एक फिक्स्ड वैल्यू पता ही नहीं है। उस केस में यूज होता है बच्चों इंटीग्रेशन, और ये इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं कि अगर, ओ बाप रे, ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं कि अगर फोर्स वेरिएबल है ना, जैसे फोर्स जो है वो बॉडी जा रही है ऐसे और इस पे एक F फोर्स लग रही है, मान लो ये ओरिजिन है O जहां से हम डिस्टेंस मेजर करेंगे, एंड दिस F इज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, समथिंग लाइक दिस 3x + 1, मतलब ये डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है, यहां कुछ और होगी, यहां कुछ और होगी, यहां कुछ और होगी, यहां कुछ और होगी, और हमने बॉडी को सपोज x = a से x = b तक डिस्प्लेस किया, तो हम यूज करेंगे टेक्निक इंटीग्रेशन की वर्क निकालने के लिए। हम एक बहुत छोटा सा पार्ट मान लेंगे जिसकी लेंथ है dx। अब ये फोर्स वेरिएबल है यानी डिस्टेंस के साथ बदल रही है, पर हम ये मान सकते हैं कि जो फोर्स डिस्टेंस के साथ बदल रही है वो बहुत छोटे से डिस्टेंस के लिए तो कांस्टेंट है, तो इतने से पार्ट के लिए वर्क निकाल लो dw, इतने से पार्ट के लिए वर्क आएगा ये F विच इज अ फंक्शन ऑफ x इंटू dx। नाउ टोटल वर्क इज dx की लिमिट डाल दो a to b, ठीक है। ऐसे आपको करना है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। फॉर एग्जांपल यहां पर अपने को फोर्स दे रखी है ये विच इज अ फंक्शन ऑफ x, और इस फोर्स ने एक बॉडी को डिस्प्लेस किया 0 से 2 मीटर, हमने निकालना है वर्क, तो dw F डॉट dx हो गया। अब F और dx तो सेम डायरेक्शन में है तो cos 0 1 हो गया, F की वैल्यू रखी, इसको हमने लिखा F ds cos 0, cos 0 तो 1 हो गया, तो F dx है ना क्वेश्चन में, F dx cos 0, F dx बचा, F की वैल्यू रख दी, फिर इसको इंटीग्रेट कर दिया 0 से 2, 10 का इंटीग्रल हो गया 10x, 0 पॉइंट इंटीग्रेशन आती है नहीं आती है तो पहले सीखो फिर इस टॉपिक को पढ़ना, 10x 0.50x, x की पावर है 1 तो x² 2 हो गया, लिमिट्स हो गई 0 से 2, पहले अपर लिमिट रखेंगे माइनस फिर लोअर लिमिट रखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। वर्क डन वाले पार्ट से जो क्वेश्चन आता है वो यहां तो आता है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स,
इसको सॉल्व करके आंसर आ गया 21 जूल। यहां आता है ग्राफिकल मेथड से। ग्राफिकल मेथड क्या है बच्चों? ग्राफिकल मेथड ये है कि आप जानते हो कि वर्क जो है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट है। तो आप जानते हो कि अगर एक क्वांटिटी दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट होती है तो ग्राफिकली वो उनका एरिया होती है ना। अगर आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में ग्राफ बनाओगे तो उसका जो एरिया होगा, जैसे ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, तो ये ग्राफ ये तो इसका जो एरिया है दिस विल गिव यू द वर्क, ये पूरा एरिया, ठीक है, ये पूरा एरिया। और ये पूरा एरिया क्या होगा? ये पूरा एरिया क्या होगा? समझ गए? तो ये एरिया अपने को निकालना है अपनी मैथ्स की नॉलेज यूज करके। फॉर एग्जांपल यहां आपको बोला है वर्क डन निकालो, सो दिस एरिया इज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ बेस 10 हाइट 20, तो हाफ 10 इंटू 20 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल 10 से 15, दिस इज 5, शाबाश, दिस इज 5 एंड दिस इज 20, तो 5 इंटू 20, तो ये कटा, ये बचा हमारा 10, 10 इंटू 10 100, 5 इंटू 20 100, 100 प्लस 100 200 जूल। क्लियर? ओके। नेक्स्ट इज कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। बच्चों ऐसी फोर्स को कंजर्वेटिव बोलते हैं जिसका वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट की पोजीशन पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर आप एक बॉडी को यहां से ग्राउंड से h हाइट तक लेके जाते हो, चाहे आप ऐसे लेके जाओ, ये h हाइट है, ठीक है, चाहे आप ऐसे लेके जाओ, चाहे आप ऐसे लेके जाओ, आप सीढ़ियों से लेके जाओ, आप लिफ्ट से लेके जाओ, अगर बॉडी का मास m है और आप h हाइट लेकर गए हो तो हर केस में आपको क्या वर्क करना पड़ेगा? mgh, हर केस में आपको mgh वर्क करना पड़ेगा। एंड दैट mgh वर्क इज सेम चाहे कोई भी पाथ हो, क्योंकि वर्टिकली जो डिस्टेंस मूव हुआ वो h है, तो ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट की पोजीशन पे डिपेंड कर रहा वर्क। तो किसका वर्क? ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क। तो ऐसी फोर्स जिसका वर्क इनिशियल और फाइनल पॉइंट की पोजीशन पे डिपेंड करे, पाथ पे डिपेंड ना करे, उसे बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स। और दूसरी होती है नॉन कंजर्वेटिव, ऑब्वियसली वो जिसका वर्क पाथ पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल फ्रिक्शन, आप अपने घर के फर्श पे एक जगह से दूसरी जगह एक बॉडी को धक्का मार के लेके जाओगे, अगर लंबे पाथ से लेके जाओगे तो फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, तो आपको फ्रिक्शन के अगेंस्ट ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नेक्स्ट इज एनर्जी। एनर्जी इज द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। किसी भी बॉडी में कितनी एनर्जी भरी हुई है, कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, उस पर डिपेंड करेगा कि बॉडी कितना वर्क करेगी। उसमें ज्यादा एनर्जी है तो ज्यादा वर्क करेगी। मैंने खाना खाया, मेरे अंदर अच्छी खासी एनर्जी है तो मैं ज्यादा काम कर सकता हूं। मैंने खाना नहीं खाया, मेरे अंदर एनर्जी नहीं गई तो मैं काम नहीं कर सकता। तो काम करने की एबिलिटी को एनर्जी बोलते हैं। वो कई टाइप की होती है। पहली है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होती है हर उस बॉडी में जो मोशन में है। इट इज द एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। चलती हुई बॉडी ज्यादा एनर्जेटिक है एज कंपेयर टू रुकी हुई बॉडी। तो चलती हुई बॉडी में जो एनर्जी है उसे क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। किसी भी बॉडी में जो एनर्जी आती है वो वर्क करने से आती है। अगर एक बॉडी पड़ी हुई है और आपने उसको धक्का मारा, तो धक्का मारने में आपकी एनर्जी तो खर्च हो गई, लेकिन आपकी एनर्जी जो खर्च हुई वो बॉडी में चली गई, है ना। तो बॉडी में एनर्जी आती है वर्क करके। तो अगर मुझे किसी बॉडी के काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालना है तो मुझे सिर्फ ये निकालना है कि वो रेस्ट पे पड़ी थी और उस बॉडी को जिसने भी धक्का मारा उसने कितना वर्क किया, क्योंकि वही वर्क उस बॉडी में स्टोर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है। तो एक बॉडी यहां पे हमारे पास रेस्ट पे पड़ी थी, एक बॉडी यहां पे रेस्ट पे पड़ी थी, ये रही, ये रही, ठीक है, रेस्ट पे पड़ी थी। यू इसका क्या था? यू इसका 0 था, यू इसका 0 था, मास इसका m था। इसको आपने धक्का मारा F फोर्स से और इसकी वेलोसिटी थोड़ी देर बाद हो गई v, ठीक। तो कितना वर्क हुआ? मान लेते हैं ये जो फोर्स है ये वेरिएबल है, तो फॉर वेरी स्मॉल पार्ट, जिस स्मॉल पार्ट में इतने से पार्ट की बात करते हैं जिसमें इसने ds डिस्टेंस ट्रेवल किया, dt टाइम लिया और इसका वेलोसिटी चेंज कितना हुआ? dv। इतने से पार्ट के लिए जो वर्क होगा वो होगा f इंटू ds। f होता है ma, तो f की जगह ma डाल दिया। a होता है dv बाई dt,
और ds/dt की जगह v डाल दिया, ds/dt की जगह v डाल दिया, तो dwi mv dv, और इसकी वेलोसिटी 0 से मान लो यहां तक आते आते हो गई है v, इसकी वेलोसिटी 0 से हो गई है v, तो हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया 0 से v टोटल वर्क निकालने के लिए। m कांस्टेंट है, बाहर आ गया, अंदर बचा v, v का इंटीग्रल होता है v²/2 क्योंकि v की पावर 1 है। अपर लिमिट डाली जो कि v है, v की जगह v डाला, माइनस लोअर लिमिट डाली जो कि 0 है, बचा काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। दिस इज द डेरिवेशन फॉर द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। हमने यहां पे क्या निकाला, हमने तो भैया ये निकाला कि इस फोर्स को वर्क कितना करना पड़ा इस बॉडी को v वेलोसिटी प्रोवाइड करने के लिए, बट यही वर्क बॉडी में स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अगर आपने उस बॉडी को धक्का मारने में 20 जूल काम किया है तो उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, 20 जूल। ठीक है। अच्छा, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है भाई, सिंपल सी बात है यार, अगर ये बॉडी की ऑलरेडी ये 0 पे ना होती, रेस्ट पे ना होती, इसकी ऑलरेडी कुछ एनर्जी होती, 50 जूल इसमें ऑलरेडी है, फिर आपने धक्का मार दिया तो 60 जूल हो गई, तो आपने धक्का कितने का मारा, 10 जूल का। तो सिंपली फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज द वर्क डन, दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम, जिसको बहुत इजीली प्रूव किया जा सकता है। अगर आप u को 0 ना रखो, u से v इसको इंटीग्रेट करो तो v² माइनस u² आएगा यहां पे, है ना, v² माइनस u², या फिर v को हम v फाइनल ले लें और u को v इनिशियल ले लें तो ये आएगा। तो हम बोल सकते हैं वर्क डन इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में बोला है कि एक न्यूमेरिकल है ये, जिसमें ये एक वुडन प्लैंक है जिसकी तरफ एक बुलेट आई 400 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, वो बुलेट प्लैंक से होती हुई जब दूसरी तरफ निकली तो उसकी स्पीड कम होके कितनी रह गई, 100 मीटर पर सेकंड। तो बोल रहा है कि बताओ इस प्लैंक ने इस पे कितनी रेजिस्टिव फोर्स लगाई रोकने के लिए, बुलेट को रोकने के लिए इस प्लैंक ने कितनी रेजिस्टिव फोर्स लगाई। अगर प्लैंक की थिकनेस 50 सेंटीमीटर है तो हम यहां यूज करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम का। प्लैंक ने बुलेट पे कितना काम किया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और दैट वर्क इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट विच इज हाफ mv² माइनस हाफ mu²। हमने ग्राम में दे रखा है मास बुलेट का, उसको केजी में कर लिया, इस सेंटीमीटर को मीटर में कर लिया, डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर मतलब हाफ मीटर, तो हाफ m केजी में बदल के कॉमन आ गया v² माइनस u²। इसको सॉल्व किया, फोर्स आ गई माइनस 750 न्यूटन, रेजिस्टिव फोर्स है 750 न्यूटन आएगी। बच्चों कोई भी फोर्स जो बॉडी के मोशन के उल्टी डायरेक्शन में लगेगी वो तो रोकेगी उसको, और ऐसे में डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल होगा 180 डिग्री। तो कोई भी फोर्स जिसका वर्क नेगेटिव होता है वो बॉडी की एनर्जी कम करती है, और कोई भी फोर्स जिसका वर्क पॉजिटिव होता है वो बॉडी की एनर्जी बढ़ाती है। जैसे ये अब यहां पे बॉडी की एनर्जी बढ़ रही है क्योंकि वर्क नेगेटिव हो रहा है, लेकिन जब मैं ऊपर फेंकता हूं तो बॉडी की एनर्जी घटती है क्योंकि वर्क नेगेटिव है ना। या जब बॉडी नीचे आ रही है, इसको नेगेटिव बोल दिया मैंने, जब बॉडी नीचे आ रही है तो वर्क पॉजिटिव हो रहा है तो इसकी एनर्जी बढ़ रही है, और जब बॉडी ऊपर जा रही है तो वर्क नेगेटिव है, इसलिए बॉडी की ऊपर जाते हुए एनर्जी घट रही है। तो पॉजिटिव वर्क मतलब बॉडी की एनर्जी बढ़ रही है, नेगेटिव वर्क मतलब बॉडी की एनर्जी घट रही है। रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। बच्चों मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मोमेंटम होता है m इंटू वी, आप जानते हो। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो m² v² हो जाएगा, और दोनों तरफ 2m से डिवाइड कर दूं, देखो यहां से 2m से डिवाइड किया तो m से m कटेगा, ये बचेगा, m से m कट गया सॉरी, तो हाफ mv² बचा। तो मैं कह सकता हूं काइनेटिक एनर्जी जो है वो p²/2m है। इस रिलेशन को डायरेक्ट याद रखो, काइनेटिक एनर्जी इज p²/2m। ये इस पे न्यूमेरिकल आता है बहुत बार। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी व्हेन इट्स मोमेंटम इंक्रीजेस बाय 10%। इस तरह का क्वेश्चन आता है कि मोमेंटम में इतना परसेंट इंक्रीज हुआ तो बताओ काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंट इंक्रीज होगा। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गई इनिशियल मोमेंटम, ये वाला फॉर्मूला लगाओ, इनिशियल मोमेंटम का स्क्वायर/2m। भैया मास थोड़ी चेंज होगा, मास को तो इनिशियल फाइनल लेंगे नहीं। अच्छा, कह रहा है कि जो फाइनल मोमेंटम है वो इनिशियल मोमेंटम का 10% एक्स्ट्रा है, तो इसमें 10% परसेंटेज ले लिया ना, 10/100 pi, इसमें ऐड कर दिया तो 11/10 pi हो गया। अब काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या है, फाइनल मोमेंटम का स्क्वायर/2m, और फाइनल मोमेंटम तो ये है, वो यहां हमने रख दिया।
11 का स्क्वायर 121, 10 का स्क्वायर 100 और पी स्क्वायर बाई 2m। लेकिन पी स्क्वायर बाई 2m तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल इक्वल टू 121 बाई 100 इंटू के इनिशियल। अब यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि 21% का इंक्रीज हुआ है, बट हम शो करेंगे। ये इधर अगर मैं ले आऊं और -1 करके पूरे को 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्यों करना है मुझे ऐसा? क्योंकि अगर मैं परसेंटेज चेंज निकालना चाहता हूं, परसेंटेज चेंज होता है चेंज इन द क्वांटिटी विच इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल बाय काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इनटू 100। तो मुझे ये बनाना है, ये बनाने के लिए मैंने -1 किया इंटू 100 किया, तो ये पूरा वो बन जाएगा। इधर बचेगा 121 बाय 100 -1 इंटू 100, एलसीएम लेके काट दिया, 21% आंसर आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होती है बॉडी की किसी फील्ड में उसकी पोजीशन की वजह से या उसकी शेप की वजह से। सबसे पहले है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आप जानते हो अर्थ के सरफेस पे, यहां पे अर्थ के सरफेस के अगेंस्ट बॉडी को उठाने में वर्क करना पड़ता है, क्योंकि अर्थ खींचती है। तो जब आप बॉडी को ऊपर लेके जाओगे आपको वर्क करना पड़ेगा, तो जो आप वर्क करोगे वो बॉडी में भरता जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये जो वर्क है जो बॉडी को अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स उठाने में हमें करना पड़ता है, ये बॉडी में स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। देखो, आप एक बॉडी को सरफेस से h हाइट तक लेकर जा रहे हो, तो थ्रू आउट उस बॉडी पे नीचे की तरफ mg फोर्स लगेगी, तो आपको भी ऊपर की तरफ mg लगानी पड़ेगी अगर आप कांस्टेंट वेलोसिटी से ले जा रहे हो तो, है ना। mg से ज्यादा लगाओगे ऊपर की तरफ तो एक्सेलरेट करके ले जा रहे हो, तो फिर तो एक्स्ट्रा वर्क आएगा जो आपने एक्सेलरेट करने में फोर्स लगा दी। हम सिर्फ ये निकालना चाहते हैं कि ग्रेविटी के अगेंस्ट कितना वर्क करना पड़ा। तो ऊपर हम mg लगाएंगे तो वर्क होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट mg इंटू h। तो हमें वर्क करना पड़ा mg इंटू h, हमें वर्क करना पड़ा mg इंटू h, एंड दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी mgh। दूसरा है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बच्चों? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू शेप चेंज। देखो, अगर आपके पास कोई भी बॉडी है, सबसे अच्छा एग्जांपल है स्प्रिंग का। अगर आप स्प्रिंग को दबाते हो तो भी आपको काम करना पड़ता है, अगर आप स्प्रिंग को खींचते हो तो भी आपको काम करना पड़ता है। तो आपको जो भी काम करना पड़ता है बॉडी पे, जो आपने वर्क किया अभी मैंने बताया, वो बॉडी में किसी ना किसी एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। अब स्प्रिंग को जब आपने खींचा या धकेला, तो ना ही तो आपने स्प्रिंग को एज अ होल कोई वेलोसिटी प्रोवाइड करी, ना ही आपने उसकी हाइट उठाई, लेकिन वर्क तो फिर भी करना पड़ा। यानी कि ये वाला वर्क उस स्प्रिंग में ना ही तो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहा है, ना ही काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहा है, ये एक तीसरे टाइप की एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहा है। तो बॉडी की शेप को चेंज करने के लिए हमें जो वर्क करना पड़ता है वो बॉडी में स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो जब आप इस स्प्रिंग को धक्का मारोगे, कंप्रेस करोगे, जब आप इस स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे या खींचोगे, तो आपने खींच के छोड़ा, स्प्रिंग वापस आ गया, आपने कंप्रेस करके छोड़ा, फिर स्प्रिंग अपनी जगह पे वापस आ गया। इसका मतलब है कोई फोर्स है स्प्रिंग के अंदर जो उसको उसकी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में वापस ला रही है, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स। नाम समझ रहे हो? जो उसकी पोजीशन को, उसकी शेप को रीस्टोर कर रही है, एंड दैट फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट विद अ नेगेटिव साइन। कहने का मतलब है, इतना टेक्निकल नहीं है ये चीज, जितना ज्यादा खींचोगे उतनी ज्यादा फोर्स से वो भी वापस खींचेगा। ज्यादा दूर खींच के छोड़ोगे तो पटाक ज्यादा तेज वापस जाएगा, ठीक है ना, ये कह रही है। और माइनस साइन का मतलब है, अगर आप इधर खींचोगे तो वो इधर वापस खींचेगा, आप कंप्रेस करोगे तो वो इधर करेगा, है ना। जैसे आपने इसको कंप्रेस कर दिया, आपने इसको कंप्रेस कर दिया इतना, तो ये आपने तो कंप्रेस करने के लिए इसको डिस्प्लेसमेंट इधर दिया, बट ये इधर वापस आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स, मतलब इसकी जो रिस्टोरिंग फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल क्या है? हमेशा 180 डिग्री अपोजिट रहेगा, है ना। अगर आपने इसको खींच के बड़ा कर दिया, है ना, इसको लंबा कर दिया आपने, तो ये वापस जाना चाहेगा, तो इसमें रिस्टोरिंग फोर्स इधर लगेगी, लेकिन आपने तो इसको इधर डिस्प्लेस किया। तो रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा जिधर भी आपने इसको कंप्रेस किया है या स्ट्रेच किया है उसके उल्टी डायरेक्शन में लगेगी, और हमेशा डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होगी। जितना दूर ले जाओगे खींच के, उतनी ही ज्यादा वो भी वापस खींचेगा, उतनी ज्यादा डिस्प्लेस की रिस्टोरिंग फोर्स होगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि F इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के हम यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाएंगे k विच इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट और फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, तो k की वैल्यू क्या हुई, साइन नेगेटिव हटा के अगर मैं बोलूं तो k की वैल्यू है f बाई एक्स, f ज्यादा है x कम है, तो उसका उस स्प्रिंग का k ज्यादा होगा। तो ऐसा स्प्रिंग जिसपे बहुत ज्यादा फोर्स लगा के बहुत कम x प्रोड्यूस हो, देखो F वैसे तो रिस्टोरिंग फोर्स है, लेकिन ऑब्वियसली अगर हम कांस्टेंट वेलोसिटी से स्प्रिंग को खींच रहे हैं तो स्प्रिंग जितनी फोर्स F वापस लगाएगा हमें भी तो उधर इतनी लगानी पड़ेगी ना, तो यही फोर्स वो भी होगी जो हम लगा रहे हैं, क्योंकि स्प्रिंग जितनी लगाएगा हमें भी उतनी लगानी पड़ेगी, हम उससे ज्यादा लगाएंगे तो एक्सेलरेट कर देंगे, वो हम करना नहीं चाहते। तो अगर F बहुत ज्यादा और X बहुत कम हो, यानी ऐसे हार्ड स्टिफ स्प्रिंग जिन पे बहुत ज्यादा फोर्स लगा के बहुत कम डिस्प्लेसमेंट पैदा कर पाओ, बहुत कम स्ट्रेचिंग पैदा कर पाओ, उनका K होता है ज्यादा। और अगर बहुत लचीला फ्लेक्सिबल स्प्रिंग हो, थोड़ा सा F लगा के बहुत ज्यादा खींच जाए, तो उसका K होता है कम। ठीक है, अब F और X में हमेशा एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आएगा, लेकिन साइन अपोजिट रहेगा, तो ऐसा ग्राफ बनता है F और X का। F अगर पॉजिटिव है, देखो ये मैं गया सेकंड क्वाड्रेंट में तो X नेगेटिव है, F पॉजिटिव है, और ये बने फोर्थ क्वाड्रेंट में X पॉजिटिव है तो F नेगेटिव है, यानी एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, F और X दोनों का साइन अपोजिट होगा। ठीक है, समझ गए? अच्छा, K का यूनिट हो गया न्यूटन पर मीटर। अब हम निकालते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन, कि हमने इसको 0 से x पूरा खींचा, मान लेते हैं 0 से x नॉट हमने इसको खींचा, 0 मतलब नेचुरल लेंथ पे था ये अपनी, फिर हमने इसको x नॉट खींच दिया, तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा? तो ये जो वर्क है ये कांस्टेंट फोर्स का है कि वेरिएबल फोर्स का है बच्चों? ये वर्क तो वेरिएबल फोर्स का है क्योंकि ये x पे डिपेंड कर रहा है, तो ये भी इंटीग्रेशन से निकाला जाएगा। हमको कितना वर्क करना पड़ा? हमको वर्क करना पड़ा F इंटू डी एक्स, F और डी एक्स अपोजिट डायरेक्शन में है तो cos 180 डिग्री, राइट? F की वैल्यू पुट करी माइनस के एक्स, cos 180 की वैल्यू पुट करी -1, तो वर्क आ गया के एक्स डी एक्स। ठीक है, अब ये वाले की जरूरत नहीं, तो ये आ गया के एक्स डी एक्स, तो टोटल वर्क हुआ 0 से x नॉट, इसका इंटीग्रल k बाहर आ गया, x बचा, x का इंटीग्रल x²/2, अपर लिमिट डाली x नॉट माइनस लोअर लिमिट डाली 0, तो अपने को कितना वर्क करना पड़ा इसको खींचने में? हाफ के x नॉट स्क्वायर, और यही वर्क उस स्प्रिंग में स्टोर हो जाएगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, और उसी पोटेंशियल एनर्जी को यूज करके वो वापस आता है जब आप उसको छोड़ देते हो। अगर x1 उसमें ऑलरेडी स्ट्रेचिंग हो और आपने x1 से x2 खींचा है, तो आपको जो एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा ऑब्वियसली वो इतना करना पड़ेगा, क्योंकि x1 के हाफ के x1 स्क्वायर एनर्जी तो उसमें ऑलरेडी स्टोर थी, आपने इतनी बढ़ा दी, तो आपको इतना वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर उसकी इनिशियली x1 जो लेंथ थी स्ट्रेचिंग वो 0 थी, वो अपनी नेचुरल लेंथ में था, तो फिर डायरेक्ट इतना, समझ गए? तो दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन द स्प्रिंग, सो इट इज हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन है ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है x का, तो अगर आपको इसका ग्राफ प्लॉट करने को बोले तो आप ऐसा पैराबोलिक ग्राफ बनाओगे। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव नहीं है बिकॉज वो x के स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है, x पॉजिटिव रहेगा तो भी ये पॉजिटिव रहेगी और x नेगेटिव रहेगा तो भी ये पॉजिटिव रहेगी, मतलब ये फंक्शन आपको 2 और -2 पे सेम वैल्यू देगा, तो इसका सिमेट्रिक ग्राफ बनेगा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, वो भी पैराबोलिक, बिकॉज ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहां पर एक क्वेश्चन है, फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्प्रिंग बाय 5 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ, तो हाफ के एक्स स्क्वायर, सो इतना वर्क करना पड़ेगा इसको अपनी नेचुरल लेंथ से 5 सेंटीमीटर खींचने के लिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ये कहता है कि अगर कोई एक्सटर्नल रेजिस्टिव फोर्स ना हो, जैसे एयर फ्रिक्शन, ग्राउंड फ्रिक्शन, अगर ये सब ना हो, तो टोटल जो मैकेनिकल एनर्जी है यानी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी बॉडी की, वो क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। ठीक है, इसको हम प्रूव करते हैं एक फॉलिंग स्टोन के फंडे से। अगर ए पॉइंट से आपने एक स्टोन को छोड़ा तो हम प्रूव करेंगे कि उसकी एनर्जी थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगी। हमने 3 पॉइंट ले लिए, ए
जो टॉप मोस्ट पॉइंट है बीच में कहीं पॉइंट ले लिया बी जो ऊपर से x डिस्टेंस पर है और सबसे नीचे वाला पॉइंट है सी। अब टोटल एनर्जी ए पे कितनी होगी भैया, ए पे तो एनर्जी सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh, काइनेटिक तो है नहीं क्योंकि जस्ट अभी तो उसकी वेलोसिटी है ही नहीं, उसे छोड़ा गया है। तो ए पे जो एनर्जी है, ए पे जो टोटल एनर्जी है वो mgh है। अच्छा, बी पे तो काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों होंगी, तो पोटेंशियल एनर्जी बी पे क्या होगी mgh माइनस एक्स, क्योंकि बी पॉइंट की हाइट h माइनस एक्स है, और काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv स्क्वायर। अब यहां v कितना है वो निकालेंगे थर्ड इक्वेशन से। यहां पे मान लो वेलोसिटी है vb, तो vb स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 0 इक्वल टू 2gx। यहां तक आते आते इसने कितना डिस्टेंस किया x, ये 0 है तो vb स्क्वायर हो गया ये। तो टोटल एनर्जी इस पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, vb स्क्वायर की ये वैल्यू डाली, 2 से 2 कटा, इसको खोला, mgx से mgx कटा, और ये एनर्जी भी क्या आ गई mgh, ए वाली भी क्या आई थी mgh। अच्छा, सी पे हाइट हो गई 0 तो केवल काइनेटिक एनर्जी होगी, और सी पे वेलोसिटी क्या होगी, फिर से लगाओ, मान लेते हैं सी पे वेलोसिटी है vc, तो vc स्क्वायर, ये पूरे के लिए हम थर्ड इक्वेशन लगाएं, vc स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इक्वल टू, यहां तक आते आते कितना डिस्टेंस हो गया पूरा h, 2gh, तो vc स्क्वायर इक्वल टू 2gh, और काइनेटिक एनर्जी एट सी इज ओनली काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वीसी स्क्वायर, वीसी स्क्वायर की जगह ये रखा, 2 से 2 कटा, mgh। तो टोटल एनर्जी ए बी सी तीनों पे बराबर है, TE TEB TEC, ये प्रूव हो गया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे एक न्यूमेरिकल है कि ये एक पेंडुलम था जिसको हमने 60 डिग्री पे खींच दिया और फिर छोड़ दिया, तो जब हमने छोड़ा तो ये ऐसे जूम करके जब जाएगा तो लोअर मोस्ट पॉइंट पे जब ये वापस आएगा तो इसकी वेलोसिटी बताओ, ठीक है। तो जब हमने इसको ऐसे खींचा खींचा खींचा, इसकी हाइट बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, तो हम इसमें क्या भर रहे हैं, हम इसमें पोटेंशियल एनर्जी भर रहे हैं, और वो पोटेंशियल एनर्जी देके हमने इसको छोड़ा। अब ये जैसे जैसे नीचे आएगा इसकी हाइट घटेगी, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में। और हाइट हम कहां से नाप रहे हैं, लोअर मोस्ट पॉइंट से नाप रहे हैं, यहां से। तो जब ये यहां आएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल जीरो हो चुकी होगी और सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी यहां काइनेटिक में बदल चुकी होगी, ठीक है। तो अगर यहां पर इसकी वेलोसिटी v है तो यहां जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv स्क्वायर, वो यहां वाली पोटेंशियल एनर्जी mgh के बराबर होगी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं, पेंडुलम वाले क्वेश्चंस में पेंडुलम की लेंथ और इस एंगल से हम ये हाइट निकालते हैं। कैसे, देखो बच्चों, ये वाला जो ट्राइंगल है OBA, ट्राइंगल OBA, इसमें cos थीटा क्या होगा, मान लो ये एंगल है थीटा, तो cos थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। बेस क्या है OB बाय हाइपोटेन्यूज क्या है L, ठीक। तो OB की वैल्यू क्या मिली हमें, OB की वैल्यू मिली L cos थीटा, OB की वैल्यू मिली L cos थीटा, ये L cos थीटा है, और ये पूरा L है भाई, ये पेंडुलम ही तो है ना, तो ये यहां पे जब आएगा यहां तक बॉब आएगा तो ये पूरा L है, तो H हुआ पूरा L माइनस OB, और OB है L cos थीटा। तो आप ये रिलेशन डायरेक्ट याद रखो, ऐसे न्यूमेरिकल्स में आपको बहुत काम आएगा, L इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो H की जगह हमने, देखो M से M तो कट गया, H की जगह हमने क्या रख दिया, L इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब सब कुछ गिवन है, G को 10 ले लिया, L को 1, L 1 गिवन है, कॉस 60 डिग्री होता है 1/2, 1 माइनस 1/2 इज हाफ, 10/2 इज 5, तो और 2 उधर चला गया, तो v स्क्वायर हो गया 10, तो v हो गया √10 मीटर पर सेकेंड। पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना। दो बॉडीज की एबिलिटी को अगर कंपेयर करना हो तो इस बात से कंपेयर नहीं किया जा सकता कि दोनों ने वर्क कितना किया है, इस बात से कंपेयर किया जाएगा कि किसने उतना ही वर्क जल्दी किया है। सो दैट इज पावर, वर्क डन बाय टाइम टेकन W/T, और वर्क होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, वो अगर मैं यहां रख दूं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है वेलोसिटी, सो पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी विच इज FV cos थीटा। ये फॉर्मूला भी पावर का आपको याद रखना है, पावर की ऐसा यूनिट होती है वॉट, 1 वॉट मतलब 1 जूल का जब वर्क करे बॉडी 1 सेकंड में, तो पावर इज 1 वॉट, एंड 1 किलोवाट इज हायर पावर विच इज 1000 वॉट। कोलिजन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। कोलिजन, टकराना, दो तरह की होती है, इलास्टिक और इनइलास्टिक।
इलास्टिक कोलिजन वो होती है जिसमें बॉडीज टकराने के बाद अपनी शेप्स रीगेन कर लेती हैं, और अगर वो टकराने के बाद अपनी शेप पूरी तरह 100% रीगेन कर लें तो उसे बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है कि दो बॉडीज हैं m1 m2 मास की। अभी हम लोग बात करेंगे वन डायमेंशनल कोलिजन की, जिसमें कि बॉडीज टकराने के बाद अपना जो लाइन ऑफ मोशन है वो नहीं छोड़ती। ये 1D मोशन है, इसी लाइन के अलोंग ये चल रही थी, टकराने के बाद भी इसी लाइन के अलोंग चलती रहेगी। अभी 2D वाली भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये एक बॉडी आ रही थी u1 वेलोसिटी से m1 मास की, ज्यादा वेलोसिटी से आगे चल रही थी m2 मास की u2 वेलोसिटी से बॉडी। इसने इसको टक्कर मारी, टक्कर मारने के बाद ऑब्वियसली ये ज्यादा थी तो इसने इसको टक्कर मारी, बट टक्कर मारने के बाद इसकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी v2 और इसकी वेलोसिटी चेंज होके हो गई v1, ठीक है। तो हमने v1 v2 का फॉर्मूला निकालना होता है इन टर्म्स ऑफ m1 m2 u1 u2, ये डेरिवेशन आता है। तो बच्चों परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हम इसको मानेंगे कि टकराने के बाद बॉडीज की शेप पूरी तरह से रीगेन हो गई। ऐसी कोलिजन में एक तो सिस्टम का टोटल मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड रहता है क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स कोई है नहीं, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पूरी तरह से फॉलो किया जा रहा है। दूसरा है ऐसे केस में पूरे बॉडीज मतलब सिस्टम, उनकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो भी कंजर्व्ड रहती है। भाई जब दो बॉडीज टकराती हैं तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ यूज होती है, उनकी शेप को डिफॉर्म करने में यूज होती है, लेकिन जब शेप डिफॉर्म हुई नहीं तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी, ठीक है। तो अब ये जरा हम इक्वेशंस लगाएं। इनिशियली दोनों का मोमेंटम होगा m1 u1 प्लस m2 u2, फाइनली m1 v1 प्लस m2 v2। अब डेरिवेशन है तो स्टेप्स पे जरा ध्यान दो। m1 v1 इधर आ जाएगा, मतलब 1 वाला सबस्क्रिप्ट इधर, 2 वाला इधर, यहां से m1 कॉमन ले लिया, u1 माइनस v1 बचा, यहां से m2 कॉमन ले लिया, v2 माइनस u2 बचा। काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड है तो हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। हाफ 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 कॉमन लेके कट गया, बाद में काटा मैंने, चलो 1 2 3 4 बाद में काटा, काट लेंगे। इसमें भी 1 1 वाला सबस्क्रिप्ट इधर ले आओ, 2 वाला उधर ले गए, क्या क्या कॉमन आ गया, हाफ m1 कॉमन आ गया, यहाँ हाफ m2 कॉमन आ गया। अब हाफ से हाफ काट दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी। अब हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन को इससे डिवाइड कर देंगे, तो ये m1 कटेगा, u1 माइनस v1 कटेगा, m2 कटेगा, v2 माइनस u2 कटेगा, ये बचेगा u1 प्लस v1 इक्वल टू v2 प्लस u2। अब इसमें अगर मैं u वाली टर्म एक साइड ले आऊं और v वाली एक साइड, तो ये क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन एंड दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। भैया कोलिजन से पहले u1 ज्यादा था तो u1 माइनस u2, जब बॉडी सेम डायरेक्शन में होती है तो रिलेटिव वेलोसिटी होती है u1 माइनस u2, और कोलिजन के बाद v2 ज्यादा हो गया। सो दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन वाली को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, आफ्टर कोलिजन वाली को बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ये दोनों सेम होती हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में। यहां तक को प्रूव करना भी आ सकता है कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होती, ठीक है। इंडिविजुअली इनकी वेलोसिटीज चेंज हुई हैं, बट जिस रेट से पास आई थी उसी रेट से दूर जाएंगी। अच्छा, यहां पर एक टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट विच इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, which is the ratio of relative velocity of separation by relative velocity of approach। बट परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में दोनों बराबर हैं, तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में E क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। और अभी आगे परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन की बात भी करेंगे, तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में E1 है। अच्छा, अब जरा यहां पे वापस आओ, हम यहां से अगर V2 की वैल्यू निकाल लें इधर V1 को इधर ले जाके, और वो वैल्यू हम मोमेंटम कंजर्वेशन वाली इक्वेशन में डाल दें, है ना। V2 की वैल्यू ये निकाल ली और मोमेंटम कंजर्वेशन m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 की जगह ये डाल दिया, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया। अब हम बाकी सब कुछ सॉल्व करें, v1 एक तरफ रखें, वही हमें चाहिए, बाकी सब दूसरी तरफ अगर हम लोग उठा के फेंक दें तो v1 की वैल्यू हमको ये मिल जाएगी। सिमिलरली अगर हम यहां से v1 की वैल्यू निकाल के v1 को सब्स्टिट्यूट करते तो हमें v2 की वैल्यू मिलती, बट आप सिर्फ एक डिराइव करोगे और सिमिलरली करके v2 की वैल्यू लिख दोगे, जहां जहां 1 है वहां 2 लगा दोगे, जहां जहां 2 है वहां 1 लगा दोगे, सिंपल, ठीक है। ये
अच्छा, एक स्पेशल केस है, अगर बॉडी के मासेस इक्वल हों, m माइनस एम 0, 2m बाई 2m कट गया, तो v2 u1 के बराबर आता है, v2 u1 के बराबर आता है, v1 u2 के बराबर आता है, यानी दोनों बॉडीज की वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाती हैं हेड ऑन कोलिजन में। दिस 1D कोलिजन इज आल्सो कॉल्ड हेड ऑन कोलिजन। तो बॉडीज की वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाती हैं। कोलिजन से पहले जो फर्स्ट की वेलोसिटी होती है, कोलिजन के बाद जो सेकंड की होती है वो हो जाती है, ठीक है, एक्सचेंज हो जाती है। दूसरी है इनइलास्टिक कोलिजन, जिसमें बॉडीज अपनी शेप रीगेन नहीं कर पाती कोलिजन के बाद, और अगर बिल्कुल भी रीगेन ना कर पाए आफ्टर कोलिजन, सो दैट इज कॉल्ड परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। ऐसा तभी पॉसिबल है जब बॉडीज टकरा के चिपक जाएं, क्योंकि अगर वो सेपरेट होती हैं तो थोड़ी सी शेप रीगेन हो जाएगी। अगर बिल्कुल भी शेप रीगेन नहीं हो रही है, मतलब बॉडीज टकरा के आपस में चिपक गई, ऐसे केस में वो दोनों कोलिजन के बाद इकट्ठी ही जाती हैं एज अ सिंगल बॉडी, तो सेपरेट होती नहीं, तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो गई, 0, तो उनका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हो गया 0। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0। ये दोनों ही हाइपोथेटिकल केस हैं। एक्चुअल कोलिजन का जो रियल लाइफ में होती है, उसका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 और 1 के बीच में होता है, ठीक। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को पॉज करके इस पे एक बढ़िया सा कमेंट छोड़ दो। अगर आपको लग रहा है कि आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो रही है इस वीडियो से, आपका चैप्टर बहुत अच्छे से रिवाइज हो रहा है, और आपको और कोई डिमांड है कि ये चैप्टर लाओ, वो चैप्टर लाओ, इस तरह का वीडियो लाओ, तो अभी पॉज करके आप कमेंट कर दो। और अगर कोई डिमांड नहीं है तो एक थैंक यू लिखोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगी। प्ले करो और आगे बढ़ो, ठीक। अब हम बात करेंगे 2 डायमेंशनल कोलिजन की। 2 डायमेंशनल कोलिजन का यहां पे मैंने एक केस ले लिया है। अच्छा, एक पहले हम बात कर लें कि भाई दो बॉडीज हैं, इनइलास्टिकली कोलाइड करी हैं, एक अलोंग द स्ट्रेट लाइन, एक का देखो इनइलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम तो कंजर्व्ड रहेगा ही, क्योंकि यार एक्सटर्नल फोर्स तो यहां भी नहीं लग रही है, बट काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं रहती इनइलास्टिक कोलिजन में, क्योंकि शेप डिफॉर्म हुई है, और उस शेप को डिफॉर्म करने में काइनेटिक एनर्जी ही तो यूज हुई है, बट मोमेंटम कंजर्व्ड है। तो हम बोल सकते हैं इनिशियली फर्स्ट का मोमेंटम इतना, सेकंड का मोमेंटम इतना, और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है तो दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, है ना। ये दोनों आपस में टकराई तो ये दोनों जुड़ के जाएंगी, अलग नहीं हो सकती, नहीं तो शेप रीगेन हो जाएगी। तो यहां से अपन ने v कॉमन लेना है, इसको इधर फेंक देना है, तो v हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कॉमन वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन इन इनइलास्टिक कोलिजन। अब बात करते हैं 2D कोलिजन की। दिस इज नॉट हेड ऑन कोलिजन, यहां पर बॉडी साइड से हिट करती हुई जाएगी बॉडी को। जैसे ये एक बॉडी है A जिसका मास है m1, ये u1 वेलोसिटी से आई, यहां पर ये बॉडी पड़ी हुई थी रेस्ट पे, ओरिजिन पे, m2 मास की, तो इसने साइड से इसको हिट किया, तो ये m2 वाली इधर चली गई, m2 वाली इधर चली गई, m1 वाली इधर चली गई, v1 वेलोसिटी से, ये v2 वेलोसिटी से, x एक्सिस से फाई एंगल बनाती हुई, ये थीटा एंगल बनाती हुई, ठीक है। तो बस 2D मोशन को कैसे हैंडल करते हो यार, 2D मोशन को आप हैंडल करते हो कंपोनेंट्स बना के। तो इसका v1 का ये कंपोनेंट होगा v1 cos थीटा, v2 का ये कंपोनेंट होगा v2 cos फाई। तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दो अलोंग x एक्सिस, m1 u1 प्लस m1 v1 cos थीटा प्लस m2 v2 cos फाई, है ना। m1 u1 प्लस m2 0, क्योंकि दूसरी तो रेस्ट पे थी पहले, m1 v1 cos थीटा प्लस m2 v2 cos फाई, और अलोंग द y एक्सिस मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दो। y एक्सिस में कोलिजन से पहले तो कुछ था ही नहीं, तो y एक्सिस में कोलिजन से पहले का मोमेंटम था 0, कोलिजन के बाद का मोमेंटम क्या हो गया, इसका जो ये वाला कंपोनेंट रहेगा ये रहेगा v1 sin थीटा, और इसका जो ये वाला कंपोनेंट रहेगा ये रहेगा v2 sin फाई, ठीक है, और ये नेगेटिव y एक्सिस में। तो आफ्टर कोलिजन यहां मोमेंटम होगा m1 v1 sin थीटा, और यहां होगा m2 v2 sin फाई नेगेटिव में। तो ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि कोलिजन से पहले मोमेंटम 0 था, तो कोलिजन के बाद भी 0 होना चाहिए, तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में बराबर रहेंगे। काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होती है, उसकी कंजर्वेशन की इक्वेशन लगाने के लिए एक्स और वाई एक्सिस मत ले लेना, ये सिंपल फॉर्मूला लगेगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन। मान लेते हैं कि ये 2D कोलिजन तो है, बट है इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। तो m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 0 है, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये था चैप्टर बच्चों, नोट्स के सोर्सेज आपको बता दिए हैं, आज या कल मैं उस पर ये नोट्स अपलोड कर दूंगा, बनते ही अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।